नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हम आज फिर शिव गोपाल सर के साथ हैं। उस कड़ी में जो सवाल आपके थे, जो कमेंट आप कर रहे थे, जिसका जवाब आप शिव गोपाल सर से जानना चाह रहे थे, उनसे हमने आज फिर रिक्वेस्ट किया है, समय लिया है। तो कुछ सवाल जो आपके कमेंट में थे वो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सर, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम तुरंत कर लेते हैं। सवाल है रितेश पांडे जी का, है कि दो रनिंग एम्प्लॉय का यूनिफाइड पेंशन क्या बनेगा जब एक रनिंग कैडर में रिटायर होगा और दूसरा रिटायरमेंट के पहले दो कैटेगरीज को होकर। इस पे कुछ है सर? या फिर बताइए। दो रनिंग एम्प्लॉय का यूनिफाइड पेंशन क्या बनेगा जब एक रनिंग कैडर में रिटायर होगा और दूसरा रिटायरमेंट के पहले के कैटेगरीज होकर डिकैटेगराइज होगा। ठीक है रितेश भाई, अभी नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं। लेकिन बस दो बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों, बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए। चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है, उसको उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। रितेश भाई, अभी इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। जो रनिंग स्टाफ रिटायर होगा उसका तो पेंशन जो वर्तमान ओपीएस पेंशन रूल्स हैं उनके अनुसार ही होगा। यानी कि उसको 30% जोड़ करके उसकी तनख्वाह में जो भी बेसिक पे बनेगी उस पर जो है वो उसको आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा, आधा सैलरी का प्लस 30% का आधा जो है उसको पेंशन के रूप में मिलेगा, और उसके ऊपर उसको जो है वो डियरनेस रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो डिकैटेगराइज्ड स्टाफ हैं उनके बारे में भी अभी जो रूल्स हैं रेलवे बोर्ड के, मैं समझता हूं कि वही फॉलो होने वाले हैं। लेकिन इस पर जब अभी गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद में हम आप लोगों को स्पेशली बता पाएंगे कि उनके साथ में क्या होगा। मैं एक ही बात जानता हूं कि इस समय जो नियम है रनिंग स्टाफ के बारे में, चाहे वो स्टेशनरी जॉब पे काम करने वाले लोग हों, डिकैटेगराइज्ड साथी हों, वो भविष्य में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये मैं अभी आपसे बता सकता हूँ। दूसरा सवाल ले रहे हैं सर, निभा कुमारी के नाम से है कि सर केबिन मास्टर का भविष्य है, क्या भविष्य? हम लोग एक ही जीपी लिख रहे हैं, यानी ग्रेड पे में काम कर रहे हैं। एम का कम कराया जाता है एम का कम कराया जाता है, जीपी 2400 मात्र है। नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये केबिन मास्टर्स की पोस्टें तो समाप्त हो गई हैं। अगर उसके बावजूद केबिन मास्टर का काम लिया जा रहा है तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हम लोगों ने बोर्ड में ये तय करा दिया था जितने भी केबिन मास्टर्स हैं उनको कैटेगरी चेंज करके जो है वो स्टेशन मास्टर के कैडर में ले जाया जाए। तो अगर जो है वो ये अभी इस तरीके का काम हो रहा है जहाँ पर, तो इसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और बात करेंगे। क्योंकि हमें बोर्ड ने ये कहा कि अभी सारे केबिन्स बंद होने वाले हैं और केबिन की जगह जो है वो हर केबिन पर जो है एसएम लगने वाले हैं। तो जब एसएम लगने वाले हैं तो केबिन मास्टर्स को जो है वो कैटेगरी चेंज करके एसएम लगा देना चाहिए। मैं तो अभी तक यही समझ पाया था, लेकिन आपने बात कही है, हम निश्चित तौर पर इसके बारे में पता करेंगे। इसके बाद अमित कुमार जी हैं, जिन्होंने कि सर कुछ सुझाव ये ट्रैकमैन को लेकर दिए। वो पूछ रहे हैं कि आपसे, वो कह रहे हैं कि पूछिएगा उनसे कि ट्रैकमैन जो है रेलवे का भाग है कि अंग्रेजों के जमाने के नियम अभी तक चल रहा है। जो निम्न समस्या उन्होंने 5-6 बताया, मैं बता दे रहा हूँ। वो कह रहे रक्षक यंत्र एलडीसी ट्रैकमैन के लिए क्यों नहीं जबकि भर्ती प्रक्रिया एक है तो प्रमोशन एक क्यों नहीं? ड्यूटी रोस्टर जो बहुत मसला अब हर जगह बोलते 12 आवर क्यों है? अगर है तो ओटी लागू क्यों नहीं? सभी डिपार्टमेंट में 4200 को ट्रैकमैन के लिए, यहाँ 2800 क्यों? बेसिक का 30% रिस्क अलाउंस क्यों नहीं?
संकरण भत्ता क्यों नहीं? इन बातों पर आपसे सवाल वो कह रहे थे कि इनके बारे में सर का ध्यान कीजिएगा। ये कौन है? ये है अमित कुमार जी हैं। अमित कुमार जी, आपके सवाल तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन आप अंग्रेजों के ज़माने की बात जो कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के ज़माने में जो ट्रैकमैन उस समय गैंगमैन माने जाते थे, उनके साथ क्या होता था, जरा इसको भी कहीं पर पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा, उसके बाद में फिर सवाल करिएगा। सवेरे आदमी काम पर आता था, शाम को कान पकड़ करके निकाल दिया जाता था। अंग्रेजों के बाद में जब काले अंग्रेजों का शासन आ गया, तो उस समय और भी हालात खराब थे, और फेडरेशन ने कितना संघर्ष किया। उसके बाद में जो है वो इनको जो है वो कैजुअल में भर्ती होते थे, कैजुअल में रिटायर हो जाते थे। फिर एआरएफ के संघर्ष के बाद इनको जो है वो सीपीसी का ग्रेड मिला, और सीपीसी ग्रेड मिलने के बाद इनको रेगुलराइजेशन का मौका मिला काफ़ी समय के बाद। उस समय जो है वो जो हालात थे ट्रैकमैन के, वो बहुत ही ख़राब थे। लेकिन ये हम लोगों ने अपने समय में एक स्पेशल जो है वो रिक्वेस्ट करके रेल मंत्री जी से और एक कमेटी बनवाई, जिसका मैं खुद एक अंग था। 4 ग्रेड स्ट्रक्चर उसमें आपको मिलने का काम हुआ, और तमाम पैकेज भी उसमें ट्रैकमैन के लिए अनाउंस हुआ। उसमें से एक रक्षक भी है कि वो जो है वो हमारे लिए ट्रैकमैन की जो जान है वो ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए पहले उनकी जान की रक्षा की जाए। तो उसके लिए रक्षक था, उसके लिए जो खान के अंदर जो है हेलमेट में टार्च लगी होती है वो था, उसमें जो है रिफ्लेक्टिव जर्सीज थी, उसमें ब्रांडेड शूज़ थे, उसमें ब्रांडेड वर्दी थी, उसमें जो है वो हमारे जो ट्रैकमैन साथी हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए फील्ड हॉस्टल्स की सुविधा थी, उनके टूल्स के बारे में निर्णय लिए गए थे। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो उसमें हम लोगों ने कराने का काम किया। तो ये जो हम कराते हैं उसकी जो है वो सराहना नहीं कोई करता है, लेकिन जो दूसरी बातें हैं उनकी चर्चा बहुत होती है। बाकी जहाँ तक प्रमोशन का मामला है, वो जीडीसी पहले होता नहीं था, उसको हम लोगों ने पहले 25% कराया, 50% हो गया है। अभी एलडीसी ओपन के बारे में हम लोग काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, उसको भी कराने का काम करेंगे। तो बात यह है कि जो भी आपके ट्रैकमैन कैडर के बारे में संभव है, वो हम लोग पूरी ताकत से उसको कराने का काम कर रहे हैं। मेरी समझ से आप तमाम साथियों को इस बात को लेकर के संतोष होना चाहिए, और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में विश्वास भी। हम जब तक हैं, हमारा फेडरेशन है, ट्रैकमैन साथी हमारी बैकबोन है, और हम निश्चित तौर पर उनके लिए संघर्ष करते रहें, भविष्य में भी करते रहें। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल से वीरेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, ये शायद पिछले इंटरव्यू में आपने इस बात का जिक्र किया था, तो उस पे कह रहे हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी पहले पॉइंट्समैन के लिए 8 घंटे की ड्यूटी, रिस्क अलाउंस, गेट अलाउंस, 4200 ग्रेड पे तक प्रमोशन, सेफ्टी शूज, विंटर जैकेट, रेन कोट, ये सब दिलवा दीजिए। उसका बाद एलडीसी ओपन टू ऑल करवा दीजिए, आपका कोई कभी विरोधी नहीं करेगा। आप ये शायद आपने पिछले हमारा विरोधी तो कोई है नहीं, मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता हूँ। जो लोग मेरी आलोचना करते हैं, मैं उनको अपना परम मित्र मानता हूँ, क्योंकि हमने वो पढ़ा हुआ है कबीर का कि निंदक नियरे राखिए कानन कुली छुआए। तो इसलिए अगर मेरी कोई निंदा करता है तो मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ। अगर वो निंदा सिर्फ इस बात के लिए करता है कि उसको निंदा करनी है, तो मैं समझ जाता हूँ कि यार इसको कागज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ मैं ये समझता हूँ कि इसकी निंदा सही है, तो उस पर एक्ट अपान भी करता हूँ। तो इसलिए हमको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो करना है वो हमारा एक मिशन है, फेडरेशन का एक मिशन है, उसके नाते हमेशा करेंगे, वो चाहे ट्रैकमैन हो और चाहे पॉइंट्समैन हो। हमारे लिए हर कैटेगरी का महत्व है रेलवे में। किसी एक कैडर के लिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन नहीं बना है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बना है तो पूरे तंत्र के विकास के लिए बना है। पूरे तंत्र में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे जिस कैटेगरी के हैं, उन सबका जब तक समग्र विकास नहीं होगा, तब तक जो है वो हम उसको विकास नहीं मानेंगे।
तो इसलिए आप जिस कैटेगरी के हैं, आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, हम उसका भी विरोध नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि जो आदमी जिस कैडर का होता है वो अपने कैडर के बारे में ज़्यादा सोचता है, लेकिन हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम हर कैडर के बारे में, हर कैटेगरी के बारे में सोचें और जो भी उनमें कमियां हैं उनको दूर कराने का काम करें। तो इसलिए चाहे एलडीसी ओपन का सवाल हो, चाहे पॉइंट्समैन के लिए जो है वो उनके सवाल हो, हमको सबके बारे में सोचना है। एक वर्ल्ड स्टोरी करके है, उन्होंने नाम नहीं दिया अपना, ट्रेन मैनेजर के ग्रेड पे बढ़ाने का सवाल करिए सर से, उन्होंने लिखा है। हम कर रहे हैं बिल्कुल। अभी हमारा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है, वहाँ पर हमने डिमांड किया है कि इनको 4600 का ग्रेड पे भी दिया जाए, खाली 4200 में काम नहीं चलेगा। और लोको पायलट्स के लिए भी हम लोगों ने यही डिमांड की है कि वो खाली 4200 में नहीं, उनको 4600 में भी लाया जाए। एक सजल सीन है, वो कहते हैं कि आप सबका जवाब देते हैं कि सब करेंगे सब करेंगे सब होगा लेकिन जो है होता नहीं है, वो लिख रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करिए, पहले तो आप रिसर्च कर लीजिए कि हमने जो जो किया है उसके बारे में आप हमको बना करके भेजिए। अदरवाइज आप फिर एक सवाल डालिए और फिर मैं आपको भेज दूंगा कि हमने क्या क्या किया है। वैसे तो हमारे दूसरे मीडिया के लोग हमारे डिफरेंट चैनल्स पर अभी 100 साल में 100 सिर्फ जो है वो उपलब्धियों का बखान आपको कर चुके हैं, लेकिन हम आपको 100 नहीं 1000 उपलब्धियों का बखान करेंगे। अभी जो हम लोगों ने किया है वो 5 जो सबसे अच्छे काम किए हों वो हमको लिख के भेज दीजिए, तो फिर हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। पवन कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो कह रहे हैं कि व्हेन पे कमीशन विल बी कंस्टिट्यूटेड। और इसी से एक और जुड़ा हुआ सवाल था, एक मैं पवन जी के सवाल के जवाब में और कर देना चाहता हूं कि भाई देखिए, हमने बार बार एक बात कही है कि 1 जनवरी 2026 से हमारे सारे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे पहले भारत सरकार वेतन आयोग का गठन कर देगी। अगर वो गठन नहीं हुआ तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन निश्चित तौर पर संघर्ष करेगा। आप सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है, जमुना प्रसाद जी वो कह रहे हैं कि एक्यूरेट फार्मूला में परिवार की यूनिट संख्या 6 होनी चाहिए, उसमें माता पिता को भी सम्मिलित करना चाहिए और पूरी 2 यूनिट उनके लिए होनी चाहिए। ये लगता है पे कमीशन से जो ये बात कर रहे हैं वो हम लोग हर पे कमीशन के सामने रखते हैं, और 7वें वेतन आयोग के सामने भी रखी थी, 6ठे वेतन आयोग के सामने भी रखी थी। लेकिन ये यूनिट्स को तय करना जो है वो सरकार का काम है। वो अभी तक 6 यूनिट माना नहीं है उन्होंने। अभी जब नया वेतन आयोग आएगा तो इस सवाल को हम लोग फिर रखेंगे और उनको एक बार फिर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि माता पिता जो वृद्ध हैं वो हमारे परिवार का ही अंग है, उनको हमारे साथ एक यूनिट के रूप में जोड़ा जाए। आशीष ओझा जी कह रहे हैं 10% पैसा जो वापस होना चाहिए। इस पर आप बार बार कहते हैं कि मसला 10% का नहीं है, मसला 20% का है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 10% एम्प्लॉय का अपना है, वो तो उसको मिलेगा ही, और जो 20% के ऊपर एन्युटी और वो दूसरी चीजें हैं वो मिलेंगी, जोड़ा जाए। सर ये 2 सवाल बार बार आते हैं, तो मैं आपसे आप मिलाकर ही जवाब दे दें तो चल जाएगा। ये एक तो ये कि 18 किलोमीटर की पेट्रोलिंग की जाती है, जिस पर कि आपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 18 का 20 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग करवा ली जा रही है, और वो बीआरएस को लेकर जो खासकर पैरामिलिट्री वाले बहुत ज्यादा ये दोनों को आप मिला के जवाब दे दे तो। देखिए, ये जो सवाल है कि पेट्रोलिंग का, ये बिल्कुल एकदम जुल्म और जाती है। हमारी डिमांड है कि 12 किलोमीटर से ज़्यादा पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, और कर्मचारियों की संख्या, गैंगमैन की संख्या कम होने के नाम पर ये सारी जो है वो ये जुल्म ट्रैकमैन कैडर के ऊपर हो रहा है। हमने इस सवाल को रेलवे बोर्ड के सामने उठाया है। उन्होंने कहा है कि हम भर्ती करने वाले हैं, और जैसे ही उनकी भर्ती होगी तो हम निश्चित तौर पर इनके जो किलोमीटर्स हैं उनको घटाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक हम उनके सवाल से संतुष्ट नहीं हैं, और हमारा जो आइटम है वो भी क्लोज नहीं हुआ है। हम उनको ये भी कहने वाले हैं कि आपने हमारे पेट्रोलमैन के साथ में, चूँकि 2 पेट्रोलमैन पेट्रोलिंग करनी चाहिए, तो आपने दूसरा पेट्रोलमैन जो है वो ठेकेदार का रख दिया है। वो कभी आता है कभी नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
तो ये जो दोनों पेट्रोलमैन है वो एक तरीके से सरकारी होने चाहिए, ये आउटसोर्स पेट्रोलमैन नहीं होना चाहिए जी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हमने इसको भी उठाने का काम किया है। जहाँ तक पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों का उसमें से सवाल दो चीज वो लोग कहते हैं कि एक तो वीआरएस और ओपीएस। पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में उनका एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मुझे लगता है कि उस पर उनके पक्ष में निर्णय आने वाला है, तो हम उस पर उसको भी देखना चाहते हैं कि उसमें क्या लाभ मिलते हैं, और उसको देखने के बाद निश्चित तौर पर हम लोग कुछ न कुछ कदम उठाएंगे जिससे उनको लाभ सुनिश्चित किया जा सके। जहाँ तक वीआरएस का सवाल है, वहाँ हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप गजट नोटिफिकेशन हो जाने दीजिए। अगर सरकार ऐसा कोई प्रयास करेगी कि 25 साल की सेवा होने के बाद आपको 60 साल के लिए वेट करने के बाद आपको पेंशन दी जाए, ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। 25 साल के बाद जब भी वो रिटायर होगा उनको उसी दिन से पेंशन देनी पड़ेगी, और 25 साल से पहले भी उनको प्रोरेटा बेसिस पर पेंशन देनी होगी। ये हम कराने का काम निश्चित तौर पर करेंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत, आपके सवालों के जवाब शिव गोपाल सर से लेने की, जो आपने सवाल कमेंट में किया था। हमने हमेशा से कहा है कि आपके जो सवाल जो जिसके समाधान खोजने की जरूरत होगी, जो पॉजिटिव होंगे, वो जवाब हम उनसे पूछेंगे। बाकी इधर उधर के सवाल लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा हमेशा से मकसद रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके और भी कमेंट होंगे, सवाल होंगे तो हम फिर पूछेंगे, फिर समय लेकर इनसे पूछेंगे। फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।